हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग, और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। And this is part 2 of the series, and here we are going to discuss about ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. तो ये पार्ट 2 है इस सीरीज़ का, और इसमें हम एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम और श्रीलंका का देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था इस चैप्टर का बैकग्राउंड, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड ओवरव्यू, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेसिकली हम देखेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह के लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे, किस तरह के रिलीजन के लोग थे, और इसका कॉम्पोजिशन क्या था, ये हम देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. तो हम लोग बात करें यहाँ पर बेल्जियम की, जो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, और अगर हम देखें इसका साइज़ तो ये हरियाणा से भी छोटे साइज़ का है। ठीक है, आप इस मैप में देख सकते हैं कि इंडिया में अगर हम लोग हरियाणा को देखें तो हरियाणा एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है, और ये कंट्री उससे भी छोटी है यूरोप में। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो पॉपुलेशन हरियाणा की तकरीबन 2 करोड़ के करीब है, और उसकी आधी जनसंख्या आपको बेल्जियम में देखने के लिए मिलेगा, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, द नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। है तो ये छोटा सा कंट्री, लेकिन यहाँ पर जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए ये वर्ड एथनिक को पहले समझते हैं। एथनिक का मीनिंग क्या दिया यहाँ पर? इज सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। तो हम लोग एक सोशल डिवीजन की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं जिनका कल्चर जो है वो एक जैसा है, दे शेयर देयर कल्चर। ओके, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। तो ये जो एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं ये किस पे बिलीव करते हैं कि इनका एक कॉमन डिसेंट है। इसका मतलब यह है कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो कॉमन है। और ये क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि इनके जो फिज़िकल टाइप है, इनके जो बॉडी के स्ट्रक्चर है, इनके जो आँख, कान, नाक, बाल जिस तरह के हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। तो इनकी जो बनावट है, आँखों का, कान का, कलर ऑफ द स्किन, ये सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं इनके, और इनका कल्चर भी सेम होता है। और ये दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, यानी कि कल्चर भी एक हो और इनका फिज़िकल टाइप भी हो, दोनों एक साथ भी देखे जा सकते हैं। दे डिड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। तो ज़रूरी नहीं कि ये सेम रिलीजन और नेशनलिटी के हों। इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन फैक्टर है वो ये कि इनका कल्चर जो है वो सेम है। अगर हम लोग इंडिया के केस की बात करें तो इंडिया में एक द्राविडियन बोल के एक एथनिक ग्रुप है, ठीक है, और ये हमें साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलती है। ठीक, और ये अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं, और इनके जो फिज़िकल टाइप है ये देखने में एक दूसरे की तरह दिखाई पड़ते हैं, उनका कल्चर भी सेम है। तो ये रहा मीनिंग ऑफ एथनिक।
अब आइए हम वापस चलते हैं यहाँ पर। Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. तो ये जो येलोइश रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, यह है फ्लेमिश रीजन और यहाँ पर डच स्पीकर्स रहते हैं। कितने परसेंट? 59%. Okay. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. वलोनिया रीजन जो साउथ में आपको दिखाई पड़ रहा है पिंक कलर में, इसी को हम लोग वलोनिया रीजन कहते हैं और यहाँ पर फ्रेंच स्पीकर्स रहते हैं और ये 40% है यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। जो बाकी 1% बेल्जियंस बच गए वो जर्मन स्पीकर हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम में रहते हैं। In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. तो जब हम ब्रसल्स की बात करते हैं जो वहाँ का कैपिटल है, वहाँ पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 20% जो है वो डच बोलते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो वहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? डच है। लेकिन जब हम ब्रसल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? फ्रेंच है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। The minority French speaking community was relatively rich and powerful. अब फ्रेंच जो थे वहाँ पर माइनॉरिटी में थे कितने? 40%, लेकिन ये वहाँ पर रिच एंड पावरफुल थे। This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. तो जो फ्रेंच लोग थे उनको एजुकेशन जल्दी मिल गया और वो इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप हुए as compared to the Dutch speakers. This led to tension between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s and 60s. So 1950s and 60s में क्या हुआ कि दोनों जो ग्रुप्स थे इनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन देखने के लिए मिला, क्योंकि एक ग्रुप था डच लोगों का जो एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छे नहीं थे वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू द फ्रेंच पीपल। आपको पता होगा कि बेल्जियम एज ए कंट्री, ठीक है, बेल्जियम एज ए कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1830। अगर आप हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि बेल्जियम बिकम ए नेशन स्टेट इन द ईयर 1830, बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट इन द ईयर 1830। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। तो ये जो दोनों कम्युनिटीज़ थे, फ्रेंच स्पीकर्स एंड डच स्पीकर्स, इनके बीच में जो सबसे ज़्यादा टेंशन थी वो कहाँ पर हमें देखने के लिए मिली? वो ब्रसल्स में। Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. तो डच जो थे वो कंट्री में तो मेजॉरिटी में थे, लेकिन जब ब्रसल्स की बात करें तो वहाँ पर माइनॉरिटी में थे। Let us compare this to the situation in another country. तो ये अनदर कंट्री कौन सा है? श्रीलंका है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फिगर्स को हम किस तरह से याद रख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूँ और इस ट्रिक से आपको पूरा का पूरा याद रहेगा कि किस इलाके में कौन से स्पीकर्स थे और वो कितने परसेंटेज लोग थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, तो जब हम रीजन की बात करें तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग अगर ABCD इस तरह से स्टार्ट करें लिखने के लिए तो F पे पहले आएंगे, ठीक है, F लेटर आएगा, उसके बाद में हम लोग और नीचे जाएंगे तो हमारे पास W आएगा, राइट। तो F से क्या हो गया? ये हो गया फ्लेमिश। तो फ्लेमिश रीजन ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर आ गया और वलोनिया जो है वो नीचे की तरफ यानी कि साउथ पार्ट में आ गया, राइट। तो रीजन वाइज देखेंगे तो फ्लेमिश नॉर्थ पार्ट में आएगा और ये साउथ में आएगा, राइट। लैंग्वेज को ही अगर हम लोग फिर से ABCD के हिसाब से देखें तो पहले D आएगा
और उसके बाद एफ आएगा, तो डी से डच हो गया और एफ से फ्रेंच हो गया। तो फ्लेमिश रीजन में डच लोग रहा करते थे और वलोनिया रीजन में फ्रेंच लोग रहा करते थे। उसी तरह पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का क्या है कि पॉपुलेशन हम देखेंगे कि कोई नंबर नीचे रहा, ठीक है, सो बॉटम टू टॉप जाएंगे तो यहाँ पर लेस नंबर होगा। तो फ्रेंच यहाँ पर 40% पॉपुलेशन थी और यहाँ पर डच की पॉपुलेशन कितनी थी, 59%। इस तरह से याद रखेंगे हम लोग। जब हम ब्रसेल्स की बात करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर फ्रेंच पॉपुलेशन इसकी डबल थी। ऐसे याद रखना आपको, डबल यानी कि 80% जो लोग थे ब्रसेल्स में वो फ्रेंच स्पीकर्स थे और बाकी का 1% तो आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि यहाँ पर जर्मन स्पीकर्स थे। तो आई होप कि ये जो ट्रिक है इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरा का पूरा जो एथनिक कॉम्पोजिशन है उसको याद रख सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। चलिए अब हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस मैप को तो आपको दिखाई पड़ेगा कि श्रीलंका साउथ ऑफ तमिलनाडु दिखाई पड़ेगा आपको। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज हरियाणा। तो हरियाणा और श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो सेम थी। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। तो श्रीलंका की भी जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी डाइवर्स थी, अलग अलग तरह के लोग रहते थे इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। तो क्या थी वहाँ पर एथनिक कॉम्पोजिशन, चलिए देखते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हला स्पीकर एंड देवर 74%। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिन्हला स्पीकर्स जो थे वो 74% थे, ये मेजॉरिटी में थे यहाँ पर, और ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग थे। एंड द तमिल स्पीकर्स आर 18%। तो आप राइट साइड में देखेंगे कि तमिल्स जो हैं वो 18% ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है। एमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। तो तमिल्स को 2 ग्रुप्स में हम लोग ने बांट दिया, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल्स, ओके। 13% कितने कौन थे वहाँ पर, श्रीलंकन तमिल्स थे। द रेस्ट whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। और ये कितने परसेंट थे, ये 5% थे। तो इंडियन तमिल्स कौन है, जो इंडिया से श्रीलंका गए, उनके फोरफादर्स गए वहाँ पर प्लांटेशन साइट्स पे काम करने के लिए और वो वहीं पर बस गए। सो दीज इंडियन तमिल्स दे वेंट टू श्रीलंका एंड दे हैव सेटल्ड डाउन देयर and they were working as plantation workers। ये जो तमिल स्पीकर्स थे ये इधर हिंदू थे या ये मुस्लिम्स थे। यहाँ पर एक तीसरा ग्रुप भी हमें देखने के लिए मिलेगा और ये ग्रुप सिन्हला और तमिल दोनों लैंग्वेजेस को बोलते थे और ये 7% ऑफ द पॉपुलेशन थी यहाँ पर, और इनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था। ये क्रिश्चियन लोग थे, 7% ऑफ द पॉपुलेशन इन श्रीलंका। तो ये हमने देखा यहाँ पर एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो ऑरेंज वाला रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। तो ये नॉर्थ पार्ट हो गया और ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स, ये भी हमने देख लिया ऑलरेडी। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हलाज। तो ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह का एथनिक कॉम्पोजिशन था। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस।
अगर इस तरह का एथनिक कॉम्पोजिशन है कहीं पर, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and the German speaking population. क्योंकि डच कम्युनिटी 59% थी हमने देखा, तो ये कहेगी कि हम मेजॉरिटी में है और ये फोर्स करे फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को कि वो डच लोगों के हिसाब से चले वहाँ पर बेल्जियम में। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। अगर वो ऐसा करेगी तो दोनों ये जो तीनों कम्युनिटीज़ है, खास करके जो दो कम्युनिटीज़ हैं फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ सकती है। दिस कुड लीड टू ए वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड दिस कुड ऑल्सो लीड टू ए मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो सकती थी कि फ्रेंच लोग अपना एक कंट्री बना लेते और डच लोग अपना एक कंट्री बना लेते। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स, और वो दोनों साइड चाहते थे कि हम ब्रसल्स पे भी अपना कंट्रोल करें। इन श्रीलंका the Sinhala community enjoyed even a bigger majority and could impose its will on the entire country. सिन्हला कम्युनिटी तो यहाँ पर 74% थी और वो ये चाह रही थी कि भाई हम जो कुछ चाहें इस कंट्री में, जिस तरह से चाहें हम इस देश को चलाएंगे, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं और हम जो चाहते हैं हम वैसा करें। Now let us look at what happened in both these countries. तो हम आगे देखेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर जो डाइवर्सिटी थी और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसको लेकर कौन कौन से कदम उठाए और किस तरह के कदम उठाए, और ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो इस वीडियो को हम अब यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।